अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसके अंदर हम मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो फाइंड करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्डर जो है उसको देख के आए हैं कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है उसको किस तरह जो है वो हल किया जाता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है, यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और उसके अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो 2, 3, -5 और 6 है। अब यहाँ हमें ऑर्डर जो है वो किस तरह पता चलेगा, रोज़ एंड कॉलम्स की मदद से। रोज़ एंड कॉलम की मदद से किस तरह, 2 और 3 जो है ये हमारे पास एक रो है, इस तरह से हमारे पास एक रो है। इसी तरह नीचे हमारे पास -5 और 6 जो है वो भी एक रो है। और हमारे पास कॉलम जो है वो हमारे पास 2 और -5, इस तरह से ये एक कॉलम है, और 3 और 6 जो है ये एक कॉलम है। तो इसका मतलब है यहाँ 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। 2/2 का किस तरह है कि अगर हमारे पास मतलब 2/2 इस तरह है कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो उसके अंदर हम पहले रोज़ को लिखते हैं और उसके बाद कॉलम्स को लिखा जाता है। तो यहाँ हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 2/2 का जो है वो ऑर्डर बनेगा ए मैट्रिक्स का। इसी तरह अगर बी को देखें तो बी भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। जिस तरह इसके अंदर 2 जो है वो रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का जो है वो मैट्रिक्स है। अगर हम सी की बात करें तो सी में हमारे पास यहाँ सिर्फ एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। एक रो किस तरह है, सिर्फ यहाँ 2 और 4 जो है वो एक रो बना रहे हैं, और कॉलम जो है यहाँ सिर्फ 2 और 4, और 2 और 4 के साथ कोई भी नीचे वैल्यूज़ नहीं मौजूद, तो इसलिए ये सिर्फ 2 एक रो है और 4 जो है वो एक रो है। तो यहाँ जो हमारे पास ऑर्डर बनेगा वो 1/2 का जो है वो ऑर्डर बनेगा। अगर डी मैट्रिक्स की बात की जाए तो डी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 जो हैं वो रो हैं, 1, 2 एंड 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 कॉलम है और 3 जो हैं वो रोज़ मौजूद हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑर्डर जो है वो 3/1 का बनेगा। 3/1 का 1 जो है हमारे पास इसमें कॉलम है और 3 जो है वो रोज़ मौजूद हैं। अगर इस ई मैट्रिक्स की बात की जाए तो ई मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ 1, 2 एंड 3 हमारे पास रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। 1, 2 एंड 3 रोज़ एंड 2 कॉलम, 1 एंड 2 कॉलम्स। तो यहाँ हमारे पास कितनी, 3 हमारे पास यहाँ, 3 हमारे पास यहाँ रोज़ हैं और बाय 2 यहाँ हमारे पास इसके कॉलम्स हैं। और इसके अंदर f जो है हमारे पास, यहाँ सिर्फ हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, एक ही रो और एक ही कॉलम। तो ये हमारे पास 1/1 का जो है वो मैट्रिक्स जो है यहाँ बनेगा। जी मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ हमारे पास 1, 2 और 3, 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, एंड कॉलम 1, 2 एंड 3, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ जो है मैट्रिक्स हमारे पास वो 3/3 का जो है मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ 3 कॉलम्स हैं और 3 ही हमारे पास रोज़ हैं। इसके अंदर एज के अंदर हमारे पास यहाँ 2 जो हैं वो रोज़ मौजूद हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड रो, और यहाँ हमारे पास कॉलम जो हैं वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 कॉलम हैं और 2 रोज़ हैं। तो यहाँ जो ऑर्डर बनेगा वो 2/3 का ऑर्डर बनेगा, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल।
इक्वल मैट्रिसेस इसके अंदर से कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हमें जितने भी मैट्रिसेस हैं उसके अंदर से कुछ मैट्रिस ऐसे हैं जो कि अनसॉल्व्ड हैं, उनको अंदर से हमें मतलब कि उसकी एंटिटीज़ जो हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस वो होते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? इक्वल मैट्रिसेस वो वाले होते हैं जिसमें हमारे पास उनका ऑर्डर सेम हो और उसके अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो कॉरिस्पॉन्ड कर रही हों, वो एक जैसी हों। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं जो कि मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व नहीं है। जैसे कि सी मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व नहीं है, यहाँ 5 - 2 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है C इज़ इक्वल टू 5 - 2 3। और हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स G जो है वो सॉल्व नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। G मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 3 - 1 2 आ जाएगा, और 3 + 3 6 आ जाएगा। इसी तरह I मैट्रिक्स जो है ये भी सॉल्व नहीं है, इसके अंदर इसकी एक एंटिटी जो है वो सॉल्व है और एक एंटिटी जो है वो अनसॉल्व है जो कि 3 + 2 है, जो कि हमारे पास 5 यहाँ बन जाएगा। और हमारे पास यहाँ G मैट्रिक्स है। G मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ 2 + 2 है, जिसको सॉल्व करने से हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा, और 2 + 4 जो है यहाँ 6 आ जाएगा। 2 - 2 जो है वो 0, और 2 + 0 हमारे पास 2 ही हमें देगा। तो अब हमने जो है अपने मैट्रिसेस जो हैं उनको सॉल्व कर लिया है, और अब हम देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स अगर देख रहे हैं हम, तो ए मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स के साथ जो है वो इक्वल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ऑर्डर इनका 1/1 का है, इसका भी 1/1 का है। तो A इज़ इक्वल टू C। फर्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हुए हैं वो A और C हमारे पास इक्वल हो गए हैं, A और C। B को अगर देखें तो B हमारे पास I के साथ जो है वो इक्वल हो रहा है। B जो है वो I के साथ, B के अंदर जो ऑर्डर है वो 1/2 का है, और यहाँ भी I के अंदर भी 1/2 का ऑर्डर है, और इसके अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो भी दोनों सेम है। तो यहाँ B और I जो हैं वो इक्वल हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। D के अंदर देखें तो 5 और 3 है, और ये हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये किसी के साथ भी इक्वल नहीं है। अगर देखें तो यहाँ कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो कि इसके साथ इक्वल है, तो डी के साथ जो है कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है। ई मैट्रिक्स को देखें तो ई हमारे पास 4 0 6 और 2/2 का मैट्रिक्स है, और एज के साथ इक्वल हो रहा है, और जे के साथ ये इक्वल हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ ई एच और जे जो है वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ 2/2 के मैट्रिसेस हैं और एंटिटीज़ जो हैं वो सबकी सेम है। जैसे यहाँ 4 4 4 0 0 0 6 6 6 2 2 एंड 2। तो यहाँ एंटिटीज़ जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ भी सेम है और ऑर्डर जो है वो भी सेम है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ E इज़ इक्वल टू एच एंड इक्वल टू जे। तो हमारे पास यहाँ 3 मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास F जो है वो हमारे पास G के साथ जो है इक्वल हो रहा है। इसके अंदर 2/1 का ऑर्डर है, और G के अंदर भी 2/1 का जो है वो ऑर्डर मौजूद है, और इसके अंदर एंटिटीज़ जो हैं यहाँ 2 6 हैं, और यहाँ भी 2 and 6 हैं। तो F और G जो है यहाँ इक्वल हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स अगर समझ आए तो ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट्स के अंदर आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इसके अंदर मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, और उसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ जो है वो इक्वल किया गया है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ हैं वो भी इक्वल हैं। तो हम जो है अपनी एंटिटीज़ को दूसरे मैट्रिक्स की एंटिटीज़ के साथ इक्वल जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। तो
ए बी और सी और डी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे पास एंटिटीज़ हैं दूसरी मैट्रिक्स की एंटिटीज़ के साथ उसको इक्वल कर लेंगे। ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, देन ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, देन c minus 1 is equal to 3 and 4d minus 6 is equal to 2d। मैंने जितनी भी थी यहाँ एंटिटीज़ उनको यहाँ से इक्वल कर लिया, a प्लस 2b के साथ -7 को इक्वल कर लिया, c माइनस 1 को 3 के साथ, 4d माइनस 6 को 2d के साथ जो है वो इक्वल कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले जो है हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो सॉल्व हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ सिर्फ C की जो है वैल्यू जो है वो सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि बाकियों के अंदर हमारे पास यहाँ ना तो A है ना ही B है, और यहाँ हमारे पास अगर D हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, यहाँ हम D फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो किसी में भी अप्लाई नहीं होगी, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। और यहाँ हम पहले C की वैल्यू जो है उसको निकाल लेते हैं ताकि हम A की वैल्यू और बाकी वैल्यूज़ को भी हम निकाल सकें। तो C माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, और अगर आप इसको सॉल्व करो तो c -1 दूसरी साइड पे चला जाएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और c इज़ इक्वल टू 4 हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब c की जगह हम 4 को पुट कर सकते हैं जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो a की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ c की जगह 4 को लगाएंगे, इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे, और a यहाँ पर पॉजिटिव 4 है जो कि दूसरी साइड पे जाके इक्वल के -4 हमारे पास हो जाता है। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास -4 निकल आएगी। a की वैल्यू जो है वो क्या निकलेगी, -4। उसके बाद हमारे पास यहाँ हमारे पास a प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 मौजूद है, और यहाँ a की जगह जो है हम वैल्यू लगा सकते हैं -4 की, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ हम a की जगह -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7 पुट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू वैसे ही आ जाएगी a की जगह -4 लगा के। अब हम -4 को इक्वल के दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा +4। तो 2b इज़ इक्वल टू -7 के अंदर से 4 को अंदर प्लस करते हैं, -7 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, वैल्यू 3 आएगी, और साथ जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि 7 के साथ माइनस है, और b इज़ इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। यहाँ से जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ हमारे पास b की जो वैल्यू है वो -3/2 यहाँ निकल आती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ एक वैल्यू रहेगी है जो कि d की है, तो 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। यहाँ हमारे पास 4d है, यहाँ -6 है, और यहाँ 2d है। तो हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और एक बार कांस्टेंट जो हैं उनको दूसरी साइड पे इक्वल के ले जाते हैं। तो 4d और ये हमारे पास यहाँ 2d है जो कि इस साइड पे आके -2d हो जाएगा, इधर पॉजिटिव था और इधर आके माइनस इक्वल के, और यहाँ -6 जो है वो दूसरी साइड पे जाके यहाँ माइनस में था और वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 4d - 2d जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2d इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ d इज़ इक्वल टू 6, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे वो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसकी कटिंग करेंगे 2 1 2 और 2 3 6, तो हमारे पास d की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू जो है d की वो 3 है, और हमारे पास a की जो वैल्यू है वो -4 है, c की वैल्यू जो है हमारे पास 4 निकल आई है, और b की जो वैल्यू है यहाँ -3/2 निकल आई है। तो यहाँ हमने a की वैल्यू भी निकाल दी, b की भी, c की भी और d की भी। तो होप सो आप सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।